सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 31 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि वर्ष 2026 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कोप 17 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा अर्मेनिया। तो हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अभी 17th नंबर की बैठक होनी है, जिसे कोप 17 बोला जा रहा है। ये 2026 में होगी। कहां पर? आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन में। और अभी इस देश ने इसके लिए लोगो और स्लोगन भी लॉन्च कर दिया। लोगो में आप देख सकते हो येरेवन ब्लू बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई के जैसे आकार की ये इसका लोगो है। और इसका स्लोगन है टेकिंग एक्शन फॉर नेचर, प्रकृति के लिए कार्रवाई करना। पिछली वाली जो इसकी बैठक है यानी कि कोप 16 का जो आयोजन है वो 2024 में हुआ था कैली कोलंबिया में। उससे पहले 2023 में जो इसकी 15वीं बैठक हुई थी कोप 15, वो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी। और इसकी जो पहली बैठक है कोप 1 1994 में हुई थी बहामास में। अच्छा, भारत में भी एक बार इसकी बैठक हो चुकी है। कोप 11 11वें नंबर की बैठक हुई थी 2012 में। भारत में भी कहाँ पे? हैदराबाद में। अच्छा देखो, अभी जो मैंने आपको बात बताई है वो इसी के बारे में बात करी है हमने अभी, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की। अच्छा, इसी तरह से क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो बैठकें होती हैं, जैसे कि अभी कोप 30 का आयोजन हुआ था, मतलब इसकी जो 30वीं बैठक हुई थी वो अभी 2025 में बेलम ब्राजील में हुई थी। अगली बैठक इसकी 2026 में होगी, कोप 31 जिसे बोलेंगे। वो कहाँ पे होगी? तुर्की देश में होगी। उसकी पहली बैठक 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुई थी। और भारत एक बार पहले इसको होस्ट कर चुका है 2002 में। इसकी 8वीं बैठक हुई थी भारत में नई दिल्ली में। और हाँ, आने वाले टाइम में 2028 में एक बार फिर से भारत इसको होस्ट करेगा, इसकी 33वीं बैठक को, जो भारत में होगी। ठीक है। सीओपी मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसके जो मेंबर ऑफ कंट्रीज होते हैं वो आपस में मिलकर के बैठक करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसी को बोलते हैं सीओपी। और कौन से नंबर की बैठक है तो आगे वो नंबर आ जाता है, जैसे कि कोप 16 है, कोप 17 है, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया? किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी ये खालिदा जिया। वे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख थी और इनका अभी 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 1991 से लेके 1996 तक और दूसरी बार 2001 से लेके 2006 तक 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही थी। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने उन्हें नजरबंद कर दिया था। और भारत के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो खालिदा जिया का रुख भारत विरोधी था और अभी इनका निधन हो गया। तो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया, नाम याद रखना है, निधन हो गया इनका। अच्छा, बांग्लादेश के वैसे पहले प्रेसिडेंट तो आप जानते ही हो, शेख मुजीबुर रहमान उनका नाम है। वो पहले प्रेसिडेंट थे, ये पहली प्रधानमंत्री थी, तो नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ निधन वाले प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक बार आप बांग्लादेश देख लो, ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल ढाका होती है, करेंसी है टका। प्रधानमंत्री अभी मोहम्मद यूनुस है वहां पे, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शाहबुद्दीन। बिम्स्टेक का मुख्यालय भी आपको ढाका बांग्लादेश में मिलेगा। और भारत जिन भी पड़ोसी देशों से सीमा लगाता है, सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में। अब कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम और देख लेते हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ। जैसे अभी डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज करने वाले प्रमुख अमेरिकी वैज्ञानिक थे जेम्स डी वॉटसन, जिनका निधन हो गया। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन का निधन हो गया। 2015 में पद्म विभूषण मिला। मारुति चितमपल्ली वे एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से थे। अरण्य ऋषि के नाम से जाने जाते थे। 2025 में ही पद्मश्री मिला था, तो इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। नाइजीरिया देश के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी का निधन हो गया। दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक थे फौजा सिंह, पंजाब से थे, पगधारी बवंडर के नाम से प्रसिद्ध थे, निधन हो गया। प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वह ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। 2008 में पद्म भूषण भी मिला था। भारतीय मूर्तिकार रामवी सुतार का निधन हो गया, 100 वर्ष की आयु में, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और 1999 में पद्मश्री मिला। 2016 में पद्म भूषण, महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण भी इनको सम्मानित किया गया। और भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना कमला श्रीनारायण या बेबी कमला के नाम से भी इनको जानते थे, तमिलनाडु से बिलोंग करती थी। पद्म भूषण 1970 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1968 में मिला था। मैं हर
कास्टेलिनो की बात करें, 1964 में भारत की पहली मिस इंडिया का खिताब जीता, मुंबई से थी, निधन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। और विनोद कुमार शुक्ल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, हिंदी साहित्यकार थे। अभी क्योंकि 2024 के लिए उनको इसी साल 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और ये अवार्ड पाने वाले वो छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार थे। तो पूछ सकते हैं कहां से बिलोंग करते थे, किस राज्य से, छत्तीसगढ़ आंसर होगा। ठीक है, सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में बीआईएस के द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले डेडिकेटेड स्टैंडर्ड आईएस 19445 2025 का संबंध किससे है? तो आंसर होगा बम डिस्पोजल सिस्टम से। तो आईएस 19445 2025 ये क्या है? ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा जारी भारत का पहला बम डिस्पोजल के लिए एक डेडिकेटेड स्टैंडर्ड है। अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया? मतलब आप क्या समझे इससे? मतलब जो बम डिस्पोजल जो सिस्टम है, कहीं पे जैसे बम लगा हुआ होता है तो पिक्चर में आपने देखा होगा, उसे डिफ्यूज करने के लिए एक टीम जाती है, एक आदमी जाता है, तो उसके पास जो भी उससे संबंधित जो भी उपकरण होंगे, जो भी डिवाइसेज होंगे, वो उपकरण अब इन मानकों के जरिए तय होंगे। जैसे कि बम को ढकने के लिए एक ब्लैंकेट होता है, बास्केट होता है, सूट होता है, जो वो कर्मी पहन के जाता है बम को डिफ्यूज करने के लिए। और जो भी चीजें होंगी उस बम को डिफ्यूज करने के लिए, जो भी उपकरण चाहिए होते हैं, वो क्वालिटी वाले बने हों, ताकि सुरक्षा कर्मियों की जान बच सके और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा मजबूत हो सके। तो वो क्वालिटी वाले बने, उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड तय होने चाहिए पहले से। तो वही वाले ये स्टैंडर्ड अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जारी कर दिए हैं कि कोई भी कंपनी जो बम डिस्पोजल जो डिवाइसेस बनाती है, वो ये स्टैंडर्ड को ध्यान में रख करके उन्हें तैयार करे। इससे लो क्वालिटी के नहीं होने चाहिए। बात अब समझ में आ गई? मतलब एक लाइन में अगर इसको डिफाइन करूं तो ये मानक एक ऐसा बेंचमार्क है जो ये सुनिश्चित करता है कि बम निरोधक दस्ते द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि असल में भी सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि असल में भी उतने ही मजबूत और सुरक्षित हो जितने की किसी खतरनाक स्थिति में जरूरत होती है उनकी। तो उतने मजबूत और सुरक्षित होने चाहिए वो। अच्छा, यहाँ पे एक और नोट डालेंगे आप, इसी तरह का एक प्रश्न और है। अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अगरबत्तियों के लिए भी, जो हम घरों पे हर घर में लगती है, अगरबत्ती लगती है भगवान के मंदिर में, तो उसके लिए भी भारत का पहला राष्ट्रीय मानक जारी किया था। उद्देश्य क्या है कि अगरबत्तियां बनाने में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनका इस्तेमाल न हो, क्योंकि घर घर में अगरबत्ती जलती है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब रहते हैं, तो धुआं सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो अगरबत्तियों को बनाने के लिए ऐसा कोई भी मानक नहीं है, अभी तक कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था। तो कोई भी जो भी अगरबत्ती बनाती है कंपनियां, कुछ भी घटिया इस्तेमाल करती है मटेरियल को, खुशबू के लिए कुछ भी केमिकल का इस्तेमाल करती हैं, तो वो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। आपने बहुत सी बार नोटिस भी किया होगा, बहुत सी अगरबत्तियां क्या होती हैं, उनकी अगर धुआं हमारे शरीर में जाता है ना, आपने महसूस किया होगा दम घुटने लगता है। तो बहुत लो क्वालिटी मटेरियल से वो बनी होती है। तो उनके लिए भी अब मानक तय कर दिए हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, और ये भी कुछ दिन पहले की बात है। तो इसी को मैंने अलग से प्रश्न न लेकर के यहीं पे सम्मिलित कर दिया, शामिल कर दिया। तो एक प्रश्न में दो हमें जानकारी मिल गई है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात कर लें, स्थापना होती है 1987, नई दिल्ली में मुख्यालय है। और आपको याद होगा अभी नवंबर के महीने में ही हमने पढ़ा था, इसके नए डायरेक्टर जनरल बने थे, संजीव गर्ग उनका नाम है। ये नया अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में 87वें नंबर की सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा सूर्या करिश्मा तमीरी ने। हम बात कर रहे हैं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की, जो कि इस बार इसका 87वें नंबर का एडिशन हुआ था। कहां पर हुआ? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। और इसमें वुमेन सिंगल कैटेगरी का जो टाइटल है वो जीत लिया सूर्या करिश्मा तमीरी ने। वो आंध्र प्रदेश की ही प्लेयर है। इन्होंने फाइनल में हराया तन्वी पत्री को। वहीं मेन सिंगल्स में बात करें, इसको जीता ऋत्विक संजीवी ने। इन्होंने हराया भरत राघव को। ये जो सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है ना, ये भारत का सबसे बड़ा घरेलू बैडमिंटन इवेंट है। इसको ऑर्गेनाइज करता है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1934 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, हेड है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं। और वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन भी याद रखना, इसकी भी स्थापना 1934 में ही होती है। हेडक्वार्टर कोलालमपुर, मलेशिया। और नई प्रेसिडेंट बनी थी अभी खुनयिंग पटामा, जो थाईलैंड से है। इसके कुछ कप्स की बात करें तो थॉमस कप, उबेर कप, सुदेरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप और चड्डा कप, इन सब का संबंध है बैडमिंटन से।
और बैडमिंटन से ही याद रखना कि अगले साल 2026 में जो 30वें नंबर की 30 नंबर की बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो भारत में होगी, नई दिल्ली में। अभी इसकी जो 29 नंबर का एडिशन हुआ था, पेरिस में हुआ था, उसमें टॉप पे चाइना था। भारत तीसरे स्थान पे रहा था। भारत ने एक ब्रोंज जीता था, भारत की ओर से सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। और अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया PV सिंधु को। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में इसराइल ने किसे 2026 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप को। तो अभी इसराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, अभी उन्होंने 2026 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल के सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है इसराइल प्राइज फॉर पीस, इससे सम्मानित करने की घोषणा की है। और ये पुरस्कार इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पुरस्कार 80 साल के इतिहास में पहली बार किसी गैर इजरायली नागरिक को दिया जा रहा है। इसराइल के बाहर किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है। और ये भी पहली बार है जब पीस श्रेणी में, पीस की कैटेगरी में ये सम्मान दिया जा रहा है। मतलब इस बार डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज क्या नहीं मिला, डोनाल्ड ट्रंप के जो फ्रेंड कंट्रीज हैं वो उनको लिपापोती करने में लगे हुए हैं। अभी जैसे आपको याद होगा फीफा ने भी किया था, पहला फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को ही दिया गया था। अब इसी तरह से इसराइल भी कर रहा है। चलो कुछ अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई बने थे अनंत अंबानी, वंतारा के संस्थापक हैं। और पेटा इंडिया 2025 पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन को चुना गया। और पहले फीफा शांति पुरस्कार मैंने आपको बताया डोनाल्ड ट्रंप। पालोस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड ये टेली थॉमस को दिया गया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 वेल्लामला सिमन्ना को दिया गया, एक तेलुगु लेखिका है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार 2025 शिक्षाविद मोहम्मद लतीफ खान को। 2025 का टर्नर प्राइज दिया गया नेन्ना काल्लू को, स्कॉटलैंड से हैं, ये एक आर्ट अवार्ड है। और मलयालम प्रकाशक हैं रवि डीसी, इनको फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान शेवेलियर डी लऑर्डेस से सम्मानित किया गया। भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न कहा जाता है अभी भौतिकी विज्ञानी जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया मरणोपरांत। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में महामना वांग्मय के द्वितीय संस्करण का भी विमोचन किसने किया, किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा CP राधाकृष्णन ने। तो बुक का नाम है महामना वांग्मय। ये पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखनों और भाषणों का एक संग्रह है, कलेक्शन है। और ये इस बुक का दूसरा संस्करण भी है जिसमें टोटल 12 खंड है। मतलब 12 खंडों की ये श्रृंखला है, 12 वॉल्यूम का ये सीरीज है। 12 खंड है इसमें, 12 वॉल्यूम है। और इसी को भी लॉन्च किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने। कहां पर? नई दिल्ली में। इसका जो पहला एडिशन है ना, जिसमें 11 खंड थे, उसे मोदी जी ने लॉन्च किया था, 2023 में लॉन्च किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय की बात करें, इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी मिल चुका है 2015 में। और 1916 में उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और उन्हें महात्मा गांधी जी ने महामना की उपाधि दी थी, जिसका मतलब होता है महान आत्मा। अब एक तरह से बुक वाला प्रश्न ही है, तो कुछ और बुक्स एंड ऑथर वाले प्रश्न में रिवाइज कराता हूँ। एक बुक आई थी द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये ऑटोबायोग्राफी है बेगम कुदसिया रसूल की। वे भारत का संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। भारत डेट इज इंडिया अभिजीत जोग ने लिखा। और द 11th आवर क्विंटेट ऑफ स्टोरीज को सलमान रुश्दी ने। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर रंजन महाजन। और व्हेन इट ऑल बिगन को राकेश मारिया। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि अटल जी के ऊपर है ये बुक, वासुदेव देवनानी ने लिखा, जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है। और लॉन्च किया तो वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने ही। द ग्रेट सैंक्शन हैक RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने लिखा। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण को सिकंदर कुमार ने। और माई आइडिया ऑफ नेशन फॉर, और इसको लॉन्च किया हमारे सड़क व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट बुक्स मैंने आपको रिवाइज कराई। अच्छा ये भी देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके इस साल के। बुकर अवार्ड 2025 ये दिया गया डेविड सजेले को, इनकी नॉवल फ्लैश के लिए। और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया बानू मुश्ताक को, उनके उपन्यास हार्ट लैम्प के लिए। और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था दीपा भास्ती ने।
कन्नड़ भाषा का पहला लेखक है ये अवार्ड पाने वाला, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय कौन बन गई? तो आंसर होगा स्मृति मंदाना। तो भारतीय महिला क्रिकेटर है स्मृति मंदाना। 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली वो दूसरी भारतीय और विश्व स्तर पर ऐसा करने वाली चौथी महिला बन गई है। उन्होंने ये उपलब्धि अभी तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में हासिल की है। उनसे पहले ऐसा करने वाली 3 महिला खिलाड़ी हैं। एक तो मिताली राज है जो भारत की है, एक सुजी बेट्स हो गई और एक शार्लेट एडवर्ड्स। तो भारत में बात करें तो वही उपलब्धि हासिल करने वाली मिताली राज के बाद दूसरी भारतीय महिला है। कौन? स्मृति मंदाना। वैसे स्मृति मंदाना से मैं आपको याद भी दिलाना चाहूंगा, एक तो सबसे तेज भारतीय वनडे शतक लगाया उन्होंने पुरुषों और महिला में दोनों में। विराट कोहली के रिकॉर्ड को उन्होंने छोड़ दिया था पीछे। 50 गेंदों में शतक लगा दिया था विराट कोहली के नाम, 52 गेंदों में ये रिकॉर्ड था। और एक कैलेंडर वर्ष में 1000 प्लस वनडे रन उन्होंने बनाए थे। 2025 में हमने पढ़ा था ये प्रश्न, और ऐसा करने वाली वो पहली महिला क्रिकेटर बनी। उसके अलावा स्मृति मंदाना वुमेन्स T20 इंटरनेशनल मैचों में 4000 रन बनाने वाली पहली एशियाई भी बन गई है 154 मैचेस में। और दुनिया में बात करेंगे तो दुनिया में ऐसा करने वाली वो दूसरी महिला बनी है। पहली है सुजी बेट्स जो न्यूजीलैंड की है। तो ये सब बातें भी स्मृति मंदाना से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के डिसिप्लिन की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा गुजरात। यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029, 23rd नंबर का एडिशन होगा ये। कहाँ पर? भारत में होगा। भारत में भी कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है वहां पे पहली बार भारत इसको होस्ट कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब हो गया खेल। जैसे इसमें 60 प्लस खेल होंगे जिनमें से 8 खेल डिसिप्लिन ये भारत होस्ट करेगा। ये गेम्स पुलिस और फायर सर्विसेज के लिए होते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसका जो लास्ट एडिशन अभी 2025 में हुआ था अमेरिका में, 21st नंबर का एडिशन हुआ था जिसमें भारत तीसरे स्थान पे रहा था। भारत ने 592 मेडल जीते थे। और अब जब इसको भारत होस्ट करेगा 2029 वाला एडिशन, तो एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि चाइना के बाद भारत इसे होस्ट करने वाला दूसरा एशियाई देश होगा। और चाइना इससे पहले 2019 में इसका 18वां एडिशन होस्ट कर चुका है। अच्छा, आप कहोगे कि अभी 2025 में 21वां एडिशन हुआ, भारत 23वां एडिशन होस्ट करेगा, तो बीच में जो 22वां एडिशन है वो कहां पर होगा? तो इसका जो 22वां एडिशन है ये 2027 में होगा, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। पहला एडिशन 1885 में हुआ था कैलिफोर्निया अमेरिका में। और ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स फेडरेशन, जिसका मुख्यालय बर्मिंघम अमेरिका में है। और ये गेम्स हर 2 साल में होते हैं। ठीक है, तो सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने यहाँ पे इससे संबंधित आपको दे दी है। कुछ खेलों से संबंधित टूर्नामेंट्स की हम बात कर लें, करंट अफेयर्स के प्रश्न ये सारे। जैसे कि भारत जो है ये मार्च 2026 में पहली बार राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2025 को होस्ट किया बैंकॉक थाईलैंड ने। दूसरा फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 ये कतर के दोहा में हुआ। इसमें पेरिस सेंट जर्मेन जो फ्रांस का क्लब है वो विजेता रहा, फ्लेमिंगो को हराया। 11वां फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 जो भारत के गोवा में हुआ था उसमें टॉप पे रहा था। मतलब जीता किसने? जावोखिर सिंदारोव ने, उज्बेकिस्तान के प्लेयर है। और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत होस्ट करेगा। भारत में भी कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में होंगे। 20 सालों के बाद भारत इसको होस्ट कर रहा है। इससे पहले 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत ने होस्ट किया था नई दिल्ली में। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 ये भारत श्रीलंका में होंगे, भारत और श्रीलंका में। और इसका टूर्नामेंट एम्बेसडर अभी रोहित शर्मा को बनाया था। दूसरा वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये ढाका बांग्लादेश में हुआ, भारत जीता। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला एडिशन ये 2026 में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। इसका मैस्कॉट है मोरवीर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा यहाँ पे मैग्नस कार्लसन। तो फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं, जिसका आयोजन हुआ अभी कतर दोहा में। और इसको मेंस कैटेगरी में बात करेंगे तो मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया। नॉर्वे के प्लेयर है, दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर। ये इनका इस चैंपियनशिप का 6ठा टाइटल है, 6ठी बार जीत चुके हैं इसको। या हम कह सकते हैं कि इसी के साथ ये उनके करियर का 19वां वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल है। वहीं वुमेन्स कैटेगरी में बात करें तो विजेता रही है रशिया की एक प्लेयर है, अलेक्जेंद्रा। और भारत से अगर बात करें
तो भारत के अर्जुन एर्रिगेसी ने मेंस कैटेगरी में ब्रोंज जीता और वुमेन्स कैटेगरी में भारत की कोनेरू हम्पी ने भी यहाँ पे ब्रोंज जीता है। बाकी चेस से ही याद दिलाऊं, एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025। 11वां एडिशन था, भारत में हुआ था, भारत के गोवा में, और इसको जीत लिया जावोखिर सिंदारोव ने, उज्बेकिस्तान के प्लेयर है। और याद रखना, चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसकी स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में, इसीलिए वर्ल्ड चेस डे होता है 20 जुलाई को। हेडक्वार्टर लुजेन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्कडी डोरकोविच, ये रशिया से ही है। और ये वाइस प्रेसिडेंट भारत से हैं विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं, शतरंज ग्रैंड मास्टर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026 की, और ये इसका दूसरा एडिशन होगा जनवरी में, 27 से लेकर 30 जनवरी 2026 तक। कहां पर? भारत में भी कहां पे? गांधीनगर, गुजरात में। गांधीनगर में जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है वहीं पर। और इसकी थीम रहने वाली है शिक्षा, गवर्नेंस और रिसर्च के माध्यम से एक सस्टेनेबल ओलंपिक इकोसिस्टम का निर्माण। बाकी समिट वाला प्रश्न है, सम्मेलन वाला प्रश्न है, तो कुछ समिट से प्रश्न देखते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष हमारे जो ओम बिरला है, इन्होंने 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया बंगलुरु, कर्नाटक में। चौथे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? रोम, इटली में, जिसकी सह अध्यक्षता की जापान ने। पहला ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 हुआ नई दिल्ली में। 28वां नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2025 कहां पर हुआ? विशाखापत्तनम में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 मस्कट, ओमान में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 बार्सिलोना, स्पेन में। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली में। और छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक, थाईलैंड में। और जो 26वां है वो बांग्लादेश में होगा। 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में। तीसरा बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 हुआ भी काठमांडू में, काठमांडू नेपाल में। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्तरीय शिखर सम्मेलन हुआ भी हैदराबाद में। पहला सागरमाथा संवाद 2025 काठमांडू, नेपाल में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 रॉटरडैम, नीदरलैंड में। और 78 नंबर का विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ। 46वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ कुआलालंपुर, मलेशिया में। और तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन फ्रांस के नीस में हुआ। इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से फ्रांस और कोस्टा रिका ने की। ठीक है, तो 18 प्रश्न हमने देखे इससे संबंधित। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न था कि भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPRX 2025 का आयोजन किया मुंबई में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी पनडुब्बी में यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बन गई। कौन सी पनडुब्बी में यात्रा की उन्होंने? INS वागशीर। और एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। और सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया इजराइल। 33 सालों के बाद किस राज्य को फिर से टाइगर स्टेट लिस्ट में शामिल किया गया? गुजरात। 8वां ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह है इटली में, इटली के सिसिली द्वीप पर। एक बुक आई इन सर्विस ऑफ द नेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ अ ब्यूरोक्रेट को लिखा प्रताप सिंह ने। दुनिया का सबसे पुराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत महोत्सव माना जाने वाला हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का 150वां संस्करण हुआ अभी जालंधर में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरलाइन को अभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया? दोनों को, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। और आखिरी प्रश्न था केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट को कहाँ मंजूरी दी? जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य देश बन गया। तो आंसर होगा निकारागुआ। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।